हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन ऑफ ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 सितंबर 2019। ये कुछ पेड कोर्सेज हैं ओनली आईएएस की तरफ से। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इनको ज्वाइन करने के लिए वो इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं या फिर हमें अपनी पर्सनल क्वेरी के लिए मेल भी कर सकते हैं। सबसे पहला न्यूज आज हमारे बास्केट में है टाइम बैंक इन मध्य प्रदेश से रिलेटेड। एक्चुअल में मध्य प्रदेश सरकार का हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो है वो टाइम बैंक प्लान कर रहा है कि वो एक टाइम बैंक स्टैब्लिश करना चाहता है। अब टाइम बैंक होता क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है, एक ए है और एक बी है। ए जो है वो एक सिविल इंजीनियर है और बी जो है वो एक अकाउंटेंट है। साल भर ये सिविल इंजीनियर जितना भी कमाता है उसके लिए एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके लिए बी को महारत हासिल है ऑलरेडी, क्योंकि ये अकाउंटेंट है। और बी को हाल फिलहाल में ही अपना घर बनवाना है नया, उसके लिए उसको कोई एक सिविल इंजीनियर की जरूरत है जो कि उसके घर को आर्किटेक्ट कर पाए। तो इसके लिए वो ए से कंसल्ट करता है। अब यहां पर होगा क्या कि दोनों इस बात पे सहमत होंगे कि ए बोलेगा देखो मैं 1 घंटे तुम्हारे लिए काम करता हूं और तुम्हारी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करता हूं। बी भी इससे बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम अगर मेरे लिए बिल्डिंग का नक्शा तैयार करते हो तो मैं तुम्हारे साल भर का जितना भी तुमने कमाया है उसके लिए मैं एक लिस्ट मेंटेन कर देता हूं इसी 1 घंटे में। तो यहां पर क्या हो रहा है, सर्विस का आदान प्रदान हो रहा है ना। जैसे कि पहले हम लोग बार्टर सिस्टम देखते थे जहां पर हम लोग गुड्स के बदले में ट्रेड करते थे, मतलब आलू के बदले हमने प्याज ले लिया या फिर हमने गेहूं के बदले चावल ले लिया। इसी तरीके से यहां पर सर्विस को ट्रेड कर रहे हैं। जो भी जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है वो दूसरे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करता है और वो लोग इक्वल आवर्स के बेसिस पर काम कर लेते हैं। यहां पर जो करेंसी है वो आवर्स के बेसिस पर डिसाइड होगी, मतलब यहां पर कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है बल्कि उनकी मेहनत उनकी सर्विस इन्वॉल्व है जो कि पर आवर बेसिस पर ट्रेड होगा। इस पूरे सिस्टम को हम लोग रेसिप्रोसिटी बेस्ड वर्क ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। यहां पर इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे हमें पता चल पाए कि देखो इक्वालिटी बनी रहे, कोई भी सर्विस छोटा नहीं है, कोई भी सर्विस बड़ा नहीं है, सब सर्विस एक समान है। इसीलिए यहां पर टाइम में कोई भी डिफरेंसेस नहीं लिए गए हैं। कोई सर्विस ऊंचा नहीं है जिसको कम काम करना पड़े और कोई सर्विस छोटा नहीं है जिसको ज्यादा काम करना पड़े। इस बेसिस पर यह टाइम बैंक स्टैब्लिश हुआ है। लेकिन अगर आपको यह लगता हो कि यह अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ नया इजाद किया है, तो ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ये जो पूरा नोशन है, ये आइडिया है, ये ऑलरेडी 1827 में टाइम बैंक के द्वारा कंसीव कर चुका गया है। इसको पॉपुलराइज किया था पहली बार 1973 में जब जापान ने एक टाइम बैंक खोला था। उसके बाद इसको और फेमस किया जब टाइम बैंक यूएसए ने और उनके सीईओ ने मिलकर इस पूरे टाइम डॉलर्स का कॉन्सेप्ट निकाला और इस टाइम डॉलर्स के बेसिस पर वो सर्विस को ट्रेड करते थे। इसके अलावा आज भी ऐसी लगभग 32 कंट्री में 500 ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि इस टाइम बैंक के बेसिस पर काम करती हैं। तो इसीलिए कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत इनोवेटिव सोल्यूशन है जिसके बेसिस पर हम अपने कम्युनिटी में सॉलिडेरिटी मेंटेन कर सकते हैं, इक्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हम इंकरेज कर सकते हैं लोगों को। कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट है वो पूरे कंट्री में ऐसा पहला स्टेट मध्य प्रदेश है जिसके अंदर एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी है और ये 2016 से ही वहां पर काम कर रहा है। साथ ही साथ भूटान ऐसी पहली कंट्री है जिसने अपने ग्रोथ को सेटअप करने के लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का सहारा लिया है। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, गुड गवर्नेंस कितने अच्छे तरीके से हम फॉलो करते हैं, लोगों का हेल्थ कितना बढ़िया है, साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस कितनी है लोगों के अंदर। इन सब बेसिस पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट किया जाता है और इसी से वहां का ग्रोथ कैलकुलेट होता है। तो ये बहुत ही इनोवेटिव चीज है और इससे सिटीजन्स कितने खुश हैं इस बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो ये एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की हम बात करें 2019 में, जिसको SDSN मतलब कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है, उसने इंडिया को 2018 में 133rd रैंक दिया था, जो कि और पीछे हो गई 2019 में। अब इंडिया 140th रैंक पे पहुंच गया है। मतलब यहां पर हैप्पीनेस का उतना अच्छा कॉन्सेप्ट यहां देखने को मिलता नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक कदम उठाया है। इसके चलते जरूर से इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में हम अगले साल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के 34 डिस्ट्रिक्ट्स के रूरल रोड्स जो है काफी खराब हो चुके थे। उनको अपग्रेड करने के लिए इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक $200 मिलियन का लोन साइन किया है। बात करें अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये एक प्रकार का रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन मोटिव यही है कि वो एशिया के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे। साथ ही साथ ये 1966 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये बेसिकली अपने मेंबर्स और अपने पार्टनर्स को लोन्स प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ग्रांट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपने कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में इसके अंदर 67 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ 48 मेंबर्स जो हैं वो एशिया के हैं और बाकी बाहर कंट्रीज के हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर जापान और यूएसए का है। इसके अलावा चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक मेजर पोर्शन शेयर होल्ड करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी है। अगला आर्टिकल है हमारा नेशनल जीनोमिक ग्रिड से रिलेटेड।
हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया के जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उनके हम जीनोमिक डेटा की स्टडी करना चाहते हैं। इस स्टडी के बेसिस पर कुछ हम ट्रीटमेंट मॉडलिटीज निकालेंगे। इस ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के चलते हम इंडिया के जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उन पे कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। इस बेसिस पर यह पूरी स्टडी कंडक्ट की जाएगी। बात करें नेशनल जीनोमिक ग्रिड का, तो जिस हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के अंदर में एक नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक सेटअप किया गया है, उसी के तर्ज पे नेशनल जीनोमिक ग्रिड को भी स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होंगे जो कि पूरे कंट्री को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और वहां से अलग अलग पेशेंट्स का जीनोमिक डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इनका बेसिक काम भी यही होगा कि ये सैंपल्स जो भी हैं जीनोमिक डेटा से रिलेटेड उनको कलेक्ट करना और इसके बेसिस पर कुछ एक जीनोमिक फैक्टर्स की स्टडी करना कि इन कैंसर पेशेंट्स कैसे दूसरे कैंसर पेशेंट से अलग हैं और इनके लिए हम कौन से अच्छे ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। बात करें नेशनल कैंसर टिश्यू बायो बैंक जो कि IIT मद्रास में है, ये बेसिकली एक स्टेट ऑफ द आर्ट नॉट फॉर प्रॉफिट कम्युनिटी है जिसको IIT मद्रास और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलकर चलाते हैं। ये जो टिश्यू बायो बैंक की हम बात कर रहे हैं, ये टिश्यू बायो बैंक एक्चुअल में क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जो भी कैडेवर होते हैं, कैडेवर मतलब कि जो भी डेड बॉडीज होती हैं, उनके टिश्यूज की स्टडी करने के लिए या फिर उनको कहीं ट्रांसप्लांट करने के लिए, मतलब इन सभी चीजों के लिए जो भी यूज होता है वो टिश्यू बायो बैंक के अंदर में होता है। तो ऐसा ही एक बायो बैंक IIT मद्रास के अंदर में है। ये ICMR मतलब इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के क्लोज एसोसिएशन में भी काम करता है। हमारा अगला आर्टिकल आंगन से रिलेटेड है। ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में बिल्डिंग सेक्टर के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है। आंगन का फुल फॉर्म हम देखें तो ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट है। इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा और इसके साथ कोलैबोरेट किया है जर्मन की एक ऑर्गेनाइजेशन GIZ ने, जो कि इंडो जर्मन टेक्निकल कॉर्पोरेशन के अंदर दोनों कॉपरेट करते हुए इस पूरे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इस पूरे कॉन्फ्रेंस का बेसिक थीम यही था कि किस हिसाब से हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें जिसके ऊपर इन सब की इंटरडिपेंडेंस भी हो और साथ ही साथ ये एक दूसरे का हेल्प भी कर सकें, जिसके बेसिस पर हम बिल्डिंग सेक्टर में एक एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें। हमारा अगला आर्टिकल अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि मंगोलिया, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन सभी कंट्रीज में स्वाइन इनके डाइट में एक मेजर प्रोटीन का रिसोर्स बनता है। अब इसके लिए अगर वहां की स्वाइन को अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है तो इनको एक फूड सिक्योरिटी का खतरा दिखता है। यह प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इसलिए आती है क्योंकि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कोई भी क्योर प्रेजेंट नहीं है अभी तक, और जब भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिस भी स्वाइन को होता है तो उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट लगभग 100% तक की ही होती है, मतलब कि उसका डेथ निश्चित ही है। तो इसके चलते जब कोई क्योर प्रेजेंट नहीं है तो जहां पर भी ऐसा अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है तो वहां के स्वाइन्स को हम मासिव किलिंग्स कर सकते हैं, मतलब उनको स्लॉटर कर सकते हैं। इसके चलते और भी प्रॉब्लम आती है कि स्वाइन का प्राइस जो है उनके पूरे मार्केट में अचानक से इंक्रीज हो जाता है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन देखने को मिल रहा है चाइना में, जो कि अभी का न्यूज बना रहा है। अगर हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर की थोड़ी बात करें तो ये एक प्रकार का हाईली कंटेगियस और फैटल एनिमल डिसीज है जो कि वाइल्ड पिग्स और भी जो इसके अलावा बोर्स होते हैं इनको अफेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है कि वोमिटिंग हो सकती है, हाई फीवर हो सकता है जिसको हम होमोरहैजिक फीवर बोलते हैं। ये बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अफ्रीका के अंदर, डिटेक्ट किया गया था, इसीलिए इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी रख दिया गया है। इसके अलावा अफ्रीकन स्वाइन फीवर ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ा थ्रेट नहीं है क्योंकि ये फीवर केवल और केवल एनिमल टू एनिमल ही स्प्रेड करता है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह कहा गया है कि अगर अफ्रीकन स्वाइन फीवर ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड भी करना स्टार्ट कर देता है तो इससे बहुत बड़े लेवल पर खतरा आ सकता है। यहां पर हमको ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का भी खतरा देखने को मिल सकता है। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया आयोडीन सर्वे 2018-19 से रिलेटेड है। इस सर्वे को कंडक्ट किया था न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने इन कोलैबोरेशन विद एम्स और इंडियन कोलिशन फॉर द कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर ICCIDD ने। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे सर्वे को कंडक्ट किया था और इसमें क्या किया था कि अलग अलग स्टेट्स के हाउस होल्ड में जाके उनके घरों में जो उनके किचन में नमक यूज होता था उसको टेस्ट किया है कि वो आयोडाइज सॉल्ट है कि नहीं है। आयोडाइज सॉल्ट होता क्या है, अगर हम समझते हैं कि अगर 1 मिलियन पार्ट्स हम सॉल्ट का ले लें, इसके अंदर अगर 15 पार्ट्स भी आयोडीन के होते हैं तो ये आयोडाइज सॉल्ट कहलाने के लायक है। अगर हम बात करें कि इस सर्वे का की फाइंडिंग क्या रहा है, सबसे पहला ये कि गुजरात सबसे ज्यादा सॉल्ट पूरे कंट्री में प्रोड्यूस करता है, इसके बाद राजस्थान और फिर तमिलनाडु। पूरे इंडिया में ऐसे केवल 3% हाउस होल्ड्स हैं जो कि एडिक्वेटली आयोडाइज सॉल्ट का यूज करते हैं। तमिलनाडु सबसे कम कंज्यूम करता है आयोडाइज सॉल्ट को। इसके अलावा
तमिलनाडु में हमने देखा काफी प्रोडक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग आयोडाइज सॉल्ट का यूज नहीं करते हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड में भी इसका वैल्यू काफी कम देखने को मिला। ये जो आप परसेंटेज देख रहे होगे यहाँ पे, ये आयोडीन कवरेज का नहीं है, बल्कि जितने हाउस होल्ड कवर किए गए हैं उसका है। मतलब कि यहाँ पर 63.9 मतलब कि 64% हाउस होल्ड को कवर किया गया है। इसके बेसिस पर निकाला गया कितने लोग आयोडीन सॉल्ट यूज करते हैं कि नहीं। ओवरऑल 13 आउट ऑफ 36 स्टेट्स हैं हमारे पूरे, मतलब कि 36 स्टेट मतलब टोटल यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को मिला के, इसमें से ऐसे 13 स्टेट्स हैं जहां पर यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन को अचीव किया गया है। मतलब कि वहां पे 90% से ज्यादा हाउस होल्ड्स आयोडाइज सॉल्ट का यूज करते हैं। बात करें कि इसके कमी से क्या क्या हो सकता है, या फिर आयोडीन क्या है। आयोडीन एक प्रकार का वाइटल माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए, जो कि हमारे मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा इसकी कमी से हमको गोइटर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है। क्रेटिनिज्म का क्या मतलब होता है कि बहुत ही सीवियर स्टंटेड फॉर्म में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो सकता है। इसके अलावा एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, मेंटल रिटार्डेशन, साइकोमोटर डिफेक्ट। साइकोमोटर डिफेक्ट का मतलब है कि हमारे फिजिकल मूवमेंट में काफी कमी आ जाएगी, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हम अपने सिर को हिला पाएंगे, हाथ को हिला पाएंगे, ऐसा होता है कुछ। तो ये सब कमियां देखने को मिलती है। इसके अलावा 1992 में इंडिया ने साल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाई करने के लिए एक मैंडेट जारी किया था। इसके अलावा 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने यूनिवर्सल आयोडाइजेशन फॉर द कंट्रोल ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी के द्वारा एक मैंडेट पेश किया था, जिसके अंदर हम जो भी ह्यूमन कंजम्पशन में आयोडीन का यूज करते हैं उसको आयोडाइज सॉल्ट होना बहुत जरूरी है। एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया था जीवन बिंदी के नाम से, जो भी ट्राइबल एरियाज हैं जहां पे इन महिलाओं को आयोडीन की कमी होती है, इसके चलते उनको एक बिंदी दी गई थी। इस बिंदी को आयोडाइज्ड बना दिया गया था और इसके बेसिस पर जो भी डिफिशियंसीज थी इनको फुलफिल किया गया। अगला आर्टिकल हमारा बकव्हीट से रिलेटेड है। 3 से 6 सितंबर तक एक 4 दिन का इंटरनेशनल सिंपोजियम कंडक्ट किया गया था शिलोंग मेघालय के अंदर। इस सिंपोजियम पर क्या आउटपुट रहा है इसको हम पढ़ें उससे पहले बकव्हीट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये एक रिलेटिवली लो इनपुट क्रॉप है जो कि मार्जिनल सॉइल में भी काफी अच्छा यील्ड दे देता है। इसके अलावा ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड भी करता है और ये कवर क्रॉप या रोटेशनल क्रॉप के बेसिस पर भी काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। ये ना केवल वीड्स को सप्रेस करता है बल्कि जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स होते हैं उनको भी अपने ब्लॉसम के चलते अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जितने भी दूसरे ग्रेन टाइप कवर क्रॉप्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा ये सॉइल से फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये ठंडे और मॉइस्ट कंडीशन में थ्राइव करता है, इसीलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि इसके लिए ये फ्रॉस्टेड टॉलरेंट है कि इसको हम फ्रॉस्ट सिचुएशन में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बकव्हीट जो है ये हमारे मेडिसिनल पर्पस के लिए और हमारे फूड सोर्सेज के लिए भी एक अच्छा साधन है। इसके अलावा मेडिसिन की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम अपने ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने के लिए, वेन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बकव्हीट को खा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने लेग्स में या फिर जो भी हमारे नीचे के पैर के तलवे या फिर इन सब पोर्शंस में जहां पर सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है वेरिकोज वेन्स के चलते। वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, मतलब कि समझिए आप कुछ वेन्स में लम्प्स बन जाते हैं, बड़े बड़े गांठ बन जाते हैं जिसके बेसिस पर यह फ्लो रुक जाता है। तो इन सब को सही करने के लिए हम बकव्हीट का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं वो कभी कभी काफी कड़ी हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं, उनको भी सॉफ्ट बनाने के लिए ताकि उनसे भी ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से हो पाए, उनमें भी बकव्हीट का यूज होता है। इसके अलावा इस सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया था नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी शिलोंग ने। यहां पर बेसिक डिस्कशन यही हुआ था कि हम किस हिसाब से बकव्हीट ग्रेन के प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई कर सकते हैं या फिर एज ए फूड क्रॉप हम इसको कैसे अपने बास्केट में ले सकते हैं जिसके बेसिस पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी को भी अचीव किया जा सके, ह्यूमन काइंड के फूड सिस्टम में डाइवर्सिफिकेशन लाया जा सके। इन्हीं सब बेसिस पर यह सिंपोजियम कंडक्ट किया गया था। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। शुरुआत से देखते हैं कि हमने कौन कौन से आर्टिकल्स को आज डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने टाइम बैंक इन मध्य प्रदेश को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया के इस बड़े कोलैबोरेशन की बात की थी। इसके अलावा हमने नेशनल जीनोमिक ग्रिड जो कि इंडिया के कैंसर पेशेंट्स को स्पेसिफिकली ट्रीट करना चाहते हैं, आंगन स्कीम जिसके बेसिस पर हम बिल्डिंग सेक्टर की एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते थे, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि चाइना में एक आउटब्रेक हुआ है उसके रिलेटेड, और इंडिया आयोडीन सर्वे के अंदर हमने देखा कि इंडिया हाउस होल्ड में कितने परसेंटेज कवरेज अभी आयोडाइज सॉल्ट यूज करते हैं। इसके अलावा हमने आखिरी में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बकव्हीट के बारे में पढ़ा। तो आज के डिस्कशन में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली। हैव ए नाइस डे।